ओके। सो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और पेडागोजी और स्कूल मैनेजमेंट की क्लास में। तो आज हम फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता पोस्ट के लिए जो लगता है पेपर स्कूल मैनेजमेंट का और पेडागोजी का, वो हम क्रैश कोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका फायदा उठाएंगे और अपने सिलेक्शन में इसको यूज करेंगे। सो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षा तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपने एक वर्ड सुना होगा, पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी। ठीक है, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी एक्चुअल में साइंस ऑफ एजुकेशन है। एक तरह से शिक्षा का जो विज्ञान होता है उसको बोला जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि जो पेडागोजी है वो किस तरह का सब्जेक्ट है। तो आपने हम जनरली बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजी ढंग से पढ़ते हैं या जीके ढंग से पढ़ते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। और अगर आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तो इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि पेडागोजी जो वर्ड है, ठीक है, वो ब्राइमर जोन्स ने दिया था। ठीक है, पेडागोजी जो शब्द है वो किसका दिया हुआ है? ब्राइमर जोन्स। ठीक है, ब्राइमर जोन्स ने ये शब्द जो है वो दिया था। ठीक है, ब्राइमर जोन्स ने ये शब्द जो है, पेडागोजी शब्द जो है वो दिया था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहला जो पॉइंट बनाना है वो है कि पेडागोजी शब्द जो है वो किसका दिया हुआ है। ठीक है, पेडागोजी शब्द जो है वो दिया हुआ है ब्राइमर जोन्स का। ओके, ब्राइमर जोन्स। ठीक है, ब्राइमर जोन्स ने ये वर्ड दिया था। और फादर ऑफ पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा कि किसने मतलब पेडागोजी को स्टार्ट किया। तो एक्चुअल में पेडागोजी जो है वो यूएसए में और यूके में, ठीक है, यूके और यूएसए में स्टार्ट हुआ था ये सब्जेक्ट जो है कि हम साइकोलॉजी फिलोसफी के जो रूल्स हैं उनको यूज करके हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या लर्निंग और टीचिंग में उसको यूज कर सकते हैं। सो फादर ऑफ जो पेडागोजी है वो माना जाता है पेडा सॉरी पेस्टोलॉजी को। किसको मानेंगे हम? पेस्टोलॉजी को। ठीक है, पेस्टोलॉजी को। तो दूसरा जो आप क्वेश्चन बनाएंगे वो होगा कि पेस्टोलॉजी जो है उसको, क्योंकि हमें पता है पेस्टोलॉजी एक्चुअल में एक फिलोसफर्स थे और जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में मूव किया था। तो दो क्वेश्चन बने हमारे। ब्राइमर जोन्स जो है पेडागोजी, मैं फिर से बता दूं पेडागोजी क्या है। एक तरह का साइंस है, शिक्षा का विज्ञान मान सकते हैं हम इसे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि फादर ऑफ पेडागोजी कौन है। तो पेस्टोलॉजी है। भारत का पूछे तो एक शिक्षाविद है जिन्होंने मतलब एजुकेशन पर प्रारंभिक रूप से काम किया है, वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा शास्त्र का जनक कौन है, ठीक है, भारतीय शिक्षा शास्त्र का जनक कौन है, ठीक है, या इंडियन पेडागोजी का, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो इसके जनक हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो भारतीय पेडागोजी के जनक हैं। सो ये इंट्रोडक्टरी कुछ शब्द हैं जो हमें टॉपिक को इवॉल्व होने में मदद करेंगे, और अगर इन पे सीधा क्वेश्चन आता है तब भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं। तो हम गौर से देखेंगे कि अ, कौन से ऐसे जो अब जो हमारा शुरुआत का जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। ठीक है, शुरुआत का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है एजुकेशनल
टेक्नोलॉजी, शिक्षा, शिक्षा तकनीकी जिसे हम बोलते हैं, वो टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, सो पहला पहला होगा अ, हमारा जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उसका हम ले रहे हैं। सो इसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा तकनीकी क्या है। तो शिक्षा तकनीकी का मतलब है कि लर्निंग और टीचिंग में जब टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम ईटी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हम सबको पता है कि लर्निंग और टीचिंग जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, यानी अकेले अगर हम किसी को बिना कोई टेक्नोलॉजी का यूज करें तो भी जो है वो हमेशा से होती रही है। और उसके अपनी एक लिमिट है, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें बहुत सारे अवगुण हैं, पर उसकी एक लिमिट है। अगर आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, जैसे कि मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है, तो अगर एक टीचर अपनी आवाज अंतिम बच्चे तक पहुंचाना चाहता है तो वो माइक का यूज कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप समझ रहे हो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, या प्रभावशाली बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, चाहे तो टीचिंग में कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी, रेडियो टीवी, ये सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो जो सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप हुआ है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि किसने शुरुआत के प्रयास किए। तो यहाँ फिर से वही बात है कि पहला जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज था, वो फिर से यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो पहला यूज है वो सबसे पहले किया था सिडनी एल प्रेसी। ठीक है, टीचिंग में आ, किसने यूज किया? तो सिडनी एल प्रेसे। ठीक है, ईटी का या शिक्षा तकनीकी का जो पहला यूज है वो 1926 में सबसे पहले किसने किया? सिडनी एल प्रेसे। ठीक है, सिडनी एल प्रेसे ने सबसे पहली टीचिंग मशीन बनाई थी जो टीचर्स के लिए थी, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए थी कि जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो किस तरह से आप अपने जो भी बिहेव होता है क्लासरूम में उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आवाज को कैसे सुधार सकते हैं। ये जो चीज है वो सिडनी एल प्रेसे ने बनाई थी। तो क्वेश्चन आए कि शिक्षा तकनीकी का प्रारंभक या शिक्षा तकनीकी का जो शुरुआत है वो किसने करी थी? शिक्षा तकनीकी का प्रारंभक या इनिशिएटर्स कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिडनी एल प्रेसे। पर इसको टीचिंग मशीन बोला गया। ठीक है, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो था एक बॉक्स नुमा उपकरण था, और उसमें टीचर की आवाज रिकॉर्ड होती थी, और रिकॉर्ड होने के बाद में उसको सुनाया जाता था टीचिंग के बाद में, और फिर उसको बताया जाता था कि यहाँ आपने ये कमी रखी है, यहाँ आपका ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और आपको इसमें इंप्रूव करना है। तो ये एक लिमिटेड यूज था, इसका बहुत ही सीमित सा उपयोग था। तो जो ईटी है या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय, या टीचिंग मशीन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, सबसे ज्यादा काम किसने किया टीचिंग मशीन पर? ठीक है, टीचिंग मशीन पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो वो एक ही आदमी है, बी एफ स्किनर। किसने किया? बी एफ स्किनर ने किया। ठीक है, 1950 में, 1950 में। आपको याद होगा जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब हम ये बताया जाता है कि स्किनर ने एक्चुअल में टीचिंग मटेरियल्स को यूज करके या टीचिंग मशीन को यूज करके एक प्रोग्राम बनाया जो एक्चुअल में जिसको हम बोला गया अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि बीएफ स्किनर ने क्या किया था। बीएफ स्किनर के नाम से आप सबको पता है कि सक्रिय अनुबंधन, ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसे हम
ठीक है, बीएफ स्किनर के नाम से है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। आर टाइप की कंडीशनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर टाइप की कंडीशनिंग, यानी आर से एस की तरफ की जो कंडीशनिंग है वो बीएफ स्किनर ने दी थी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चा कुछ सीख रहा है और उसे तत्काल फीडबैक मिल जाता है, तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है, रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, तो उसके आगे दोबारा वो बच्चा सीखता है, तो वो जो फीडबैक मिला था उसे, वो चीज उसके सीखने को प्रभावित करती है, वो भले ही पॉजिटिव तरीके से करे, भले ही नेगेटिव तरीके से करे। सो दिस इज द कंसेप्ट। आप दोबारा समझ लीजिए कि अगर आप प्रयोग को देखते हो स्किनर का, तो हम सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से अपने जो हैं अलग अलग जानवरों पर, कबूतर पर, और जो आप स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट और पिजन बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था उसने, ठीक है, चूहों पर और कबूतर पर। तो हम ये देखते हैं कि वहां पर पुनर्बलन का मिलना जो है वो आगे आने वाली सीखने की गतिविधि को प्रभावित करता है। इस आधार पर उसने एक टीचिंग मशीन बनाई जो तत्काल फीडबैक पर आधारित होती है और बच्चे की व्यक्तिगत स्पीड या व्यक्तिगत सीखने की जो स्पीड है उस पर काम करती है, और जिसे हम एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या जिसे हम अभिक्रमित अनुदेशन बोलते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो कंसेप्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो हो जाएगा बीएफ स्किनर ने। आप याद करिए बीएफ स्किनर के इस कंसेप्ट को, तो हमने ये पढ़ा था, मतलब सिंपल बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें हम विषय वस्तु को कई छोटे छोटे यूनिट्स में या छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, और एक बच्चा जो है वो अपनी स्पीड से, अपनी वेलोसिटी से सीख रहा है। सीखते समय उसको जैसे ही वो अपना कार्य पूरा करता है तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है, फीडबैक मिलता है, ठीक है, पुनर्बलन मिलता है, और वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसने पिछला कार्य पूरा कर लिया है या सीख लिया है। सो दिस इज द, मतलब उसका फीडबैक है वो उसको आगे कुछ सीखने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट जो है वो किसका दिया हुआ है? हम सबको पता है बीएफ स्किनर का दिया हुआ है। तो दो क्वेश्चन बने इसमें कि भाई ईटी का यूज सबसे पहले किसने किया शिक्षा में? तो आंसर आपका हो जाएगा सिडनी एल प्रेसे, बिकॉज वो पहला व्यक्ति था जिसने एक टीचिंग मशीन बनाई थी। इसी टीचिंग मशीन को मॉडिफाई करना, इस टीचिंग मशीन का साइकोलॉजिकल बेस तैयार करना, आप ये सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कि शिक्षा तकनीकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो जाता है बीएफ स्किनर को। ठीक है, किसको जाता है? बीएफ स्किनर को जाता है। आज की डेट में जो हम मल्टी डायमेंशनल या मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स यूज करते हैं टीचिंग में, और कितने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो भी क्लासेस लगती हैं उनमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। सो ऑल आर द पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ ईटी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इसी इसी चीज को हम कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमें ये देखना है कि जो अर्थ क्या है, ठीक है, आ, वो हमें समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल चीज पता चल जाए और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। मतलब आज पुराने पेपर अगर आप देखते हो तो बहुत ही शानदार छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो आप अगर आप, मैं ये बोलता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी इस सब्जेक्ट पर ध्यान दो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये ऐसे क्वेश्चन होता है जिनमें परफेक्टनेस होती है, आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो लूम्सडीन का है। ठीक है ना, लूम्सडीन ने जो प्रयास किए, ठीक है, उसने क्या कहा कि जो हमारे पास ईटी में जितने भी प्रकार हैं,
जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं या ईटी के जितने भी प्रकार हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है कि ईटी का जो कंसेप्ट है वो तीन प्रकार का है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं शिक्षा तकनीकी फर्स्ट। क्या बोलते हैं? शिक्षा तकनीकी फर्स्ट। ठीक है, तो ईटी फर्स्ट बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? ईटी फर्स्ट, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट। और वो क्या चीज होती है? हार्डवेयर उपागम। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन है, आप गौर से सुनेंगे कि जितने भी हार्डवेयर हम शिक्षा में यूज करते हैं, टीचिंग में यूज करते हैं, लर्निंग में यूज करते हैं, जितने भी हार्डवेयर, वो सबको हम लूम्सडीन ने उनको क्या नाम दिया है? शिक्षा तकनीकी फर्स्ट। अब ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा तकनीकी फर्स्ट किसे कहा जाता है? तो हार्डवेयर उपागम को या हार्डवेयर जो अप्रोच होती है, कंसेप्ट होता है, उसको ईटी फर्स्ट कहा जाता है। या उसका उल्टा आएगा क्वेश्चन कि बताइए हार्डवेयर उपागम को या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो ईटी फर्स्ट कहा जाता है। किसने बोला है? लूम्सडीन ने। किसने बोला है? ध्यान से देखिए, ए लूम्सडीन 1964 ने इसको क्या बोला है? शिक्षा तकनीकी फर्स्ट बोला है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है सेम, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो दूसरी चीज होगी शिक्षा तकनीकी सेकंड, और उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर उपागम। ठीक है, क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर उपागम। अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो एक फिर से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे, एक टॉपिक लगेगा पेडागोजी में जिसको बोलते हैं प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। क्या बोलेंगे? सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम। वो एक आइसोलेटेड या सेपरेट टॉपिक है। लूम्सडीन ने उससे 83rd बोला है। ध्यान से सुनिए, शिक्षा तकनीकी थर्ड किसे बोला जाता है? तो प्रणाली उपागम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्रणाली उपागम को हम 83rd बोलते हैं। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों पे क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले हार्डवेयर, सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर अप्रोच, थर्ड नंबर पर सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम जो है उसे हम 83rd बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा पुराने पेपर, अगर आप खोजबीन करते हो तो 83rd किसे कहा जाता है? तो 83rd हम बोलते हैं प्रणाली उपागम को। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण है जो आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। किसने दिया है? लूम्सडीन ने दिया है। तो ईटी जो उसका क्लासिफिकेशन किसने किया है? तो ईटी का क्लासिफिकेशन है वो लूम्सडीन ने किया है। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हार्डवेयर उपागम क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने से पहले हम इसे बहुत जल्दी पूरा करेंगे बिकॉज ये मतलब फास्ट करना है हमें। तो एक बात तो हमें ये समझनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं जब वो फर्स्ट ग्रेड के इस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, पेडागोजी या ईटी का या स्कूल मैनेजमेंट का, तो वहां पे जब भी ये नाम आता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंसेप्ट का, तो बच्चे ये सोचते हैं सो दे आर कंसिडर्ड टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हमें याद रखना है कि इसका कंप्यूटर से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को ईटी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं समझना। क्लियर? ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। यहां पर अलग अप्रोच से, बिकॉज ये एक अलग सब्जेक्ट है, तो वो वहां की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हमें या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज नहीं करना है। यहाँ अप्रोच है हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, उपागम। ठीक है, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर जो है वो उपागम के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये होते क्या है देखिए, सिंपल समझिए। हमारे पास जब हम कोई भी चीज सिखा रहे हो, आप बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, टीचर जब समझा रहा है, तो जैसे ईटी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में वो कुछ यंत्रों का प्रयोग करेगा। ठीक है, कुछ टेक्निक का यूज करेगा, कुछ मीडियम का यूज करेगा जिससे कि वो अपने कंटेंट को या अपनी विषय वस्तु को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। ठीक है, तो जो मीडियम होगा, जो उपकरण होंगे, ठीक है, वो तो बोले जाएंगे हार्डवेयर अप्रोच का कंसेप्ट है वो। समझ के आप, कोई भी ऐसा मीडियम, ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी मशीन
जो कंटेंट को या विषय वस्तु को स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करेगी, वो हमेशा हार्डवेयर होगी। ठीक है। और ऐसी कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी कंटेंट, विषय वस्तु जो होगी, वो अपने आप में सॉफ्टवेयर अप्रोच होगी। ठीक है। वो अपने आप में सॉफ्टवेयर अप्रोच होगी। तो जब आप एग्जांपल्स देखोगे ना, तब आपको ये चीज और ज्यादा समझ में आ जाएगी। सो इसको मैं सिंपली समझता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हार्डवेयर अप्रोच के रूप में काम करता है, क्योंकि वो मीडियम है, जब वो सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाता है। समझ में आया आपको? जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, वो माइक्रोस्कोप देखते हैं। सो माइक्रोस्कोप जो है वो हार्डवेयर है। और जब उसने उसके नीचे स्लाइड लगाई, स्लाइड स्लाइड उसने बनाई है या परमानेंट स्लाइड है, वो जो स्लाइड के अंदर जो मटेरियल है, जो सेक्शन कट के उसने परमानेंट स्लाइड या टेम्परेरी स्लाइड बनाई है, वो जो चीज है, वो जो फोटो उसको अंदर दिख रही है, वो सॉफ्टवेयर है। समझ गए होंगे आप? मैं फिर से बोलता हूं कि डिलीवर करने वाला या डिलीवर का मीडियम जो होगा, वो तो हार्डवेयर होगा। और जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है, अब इसको एक बड़ा फाइन एग्जांपल है, जो जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप याद रखना कि जो टीचर बोल रहा है, उसकी जो आवाज है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो सॉफ्टवेयर है। और टीचर खुद क्या है? वो हार्डवेयर है। अब आप कंप्यूटर वाले से कंफ्यूज मत हो। कंप्यूटर का वो ऐसा बोलते हैं कि जिसे छुआ जा सकता है, जिसे ये किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि स्कूल में एक बोर्ड था, खाली बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड समझ लीजिए कि पुराना एक कोई स्कूल में ब्लैक बोर्ड खाली पड़ा था। एक टीचर आया, उसने उस ब्लैक बोर्ड पे कोई मैथ का फार्मूला लिख दिया, साइंस का कोई डायग्राम बना दिया, या कोई समझ लीजिए कि प्रार्थना लिख दी, कोई गीत लिख दिया। और कोई स्टूडेंट आता है और उस गीत को पढ़ता है, याद करता है, फार्मूले को याद करता है, ध्यान से देखता है उसे, मैप को देखता है। सो दिस ब्लैक बोर्ड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सॉफ्टवेयर। अब ये ब्लैक बोर्ड किस में बदल गया बोलिए? सॉफ्टवेयर है। उसको वो कोई उसको डिलीवर नहीं कर रहा है। आप समझिए कि ब्लैक बोर्ड अपनी जगह पर लगा हुआ है, बच्चे आते हैं, उसमें से कुछ पढ़ते हैं, के चले जाते हैं। सो दिस, अब एक चार्ट टंगा हुआ है, चार्ट पे कुछ बना हुआ है, पोस्टर पे कुछ बना हुआ है, और वो चीज अपने आप में बहुत कुछ शो कर रही है, तो वो कंटेंट है। और वो कंटेंट जो होता है, वो अपने आप में क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। समझ गए होंगे आप? तो यहाँ एग्जाम्पल से चीज और समझ में आ जाएगी आपको। कोई भी समझ लीजिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके आसपास हैं, वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो विषय वस्तु होती है, वो अपने आप में सॉफ्टवेयर के रूप में काम करती है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे न्यूज़पेपर आया आपके घर में, सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर को इलस्ट्रेट करने वाला, पढ़ के बताने वाला कोई नहीं है। आपने आपने न्यूज़पेपर खोला, आप पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर उस समय एक विषय वस्तु है, और वो विषय वस्तु उस समय सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। आपको ऐसे नहीं सोचना कि भाई वो मूर्त होता है, उसे छुआ जा सकता है, उसे ऐसा महसूस किया जा सकता है, कुछ नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है। जो डिलीवरी के मीडियम होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो मशीनें होती है, वो हार्डवेयर अप्रोच होती हैं। और जो विषय वस्तु वाली चीजें होती है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। ठीक है। सो क्या है देखिए, अब सबसे पहले हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को लेते हैं हम। सो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? सेवा क्षेत्र से है। किससे है बताइए? सर्विस प्रोवाइडर है ये, सेवा। ये सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि सेवा या सर्विस का संबंध किससे है। अब आप देखिए, आपने क्या किया, जैसे आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं लोग। सो एक आता है, व्यक्ति आता है, वो आपको डिलीवरी करता है। तो जो डिलीवरी करने वाला जो भी पर्सन है, वो डिलीवरी वाला पर्सन एक मीडियम है। ठीक है। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली चीज है, वो हार्डवेयर है। ठीक है। जो सेवा क्षेत्र से है। अब सिल्वर मैन इसकी परिभाषा देख। ठीक।
कि सिल्वरमैन की एक परिभाषा है, वो क्या बोलता है कि क्या है शिक्षा तकनीकी में, क्या है कि शिक्षा में तकनीकी संप्रत्यय। ठीक है, सिल्वरमैन की ये परिभाषा है शिक्षा तकनीकी की, कि इसमें विज्ञान और तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप इसका विकास हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी टीचर होता है, वो विद्यार्थियों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करता है, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज हो गया या शिक्षा में तकनीकी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि हार्डवेयर तकनीकी का जो उद्गम स्रोत है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहाँ से निकलेगा। फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से और इंजीनियरिंग से निकलेगा। ये मिलियन डॉलर का क्वेश्चन हो गया कि भाई बताइए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उद्गम स्रोत क्या होगा। तो ये निकलता है हार्डवेयर, ऑल हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग के कुछ रूल्स जो हैं उनका यूज करके बनाए जाते हैं। तो इनका उद्गम कहाँ से होता है, फिजिक्स से होता है। अब ये सॉफ्टवेयर में क्या होगा, उनका उद्गम मनोविज्ञान से होगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी से होगा, पेडागोजी से होगा। जबकि इनका उद्गम किससे हुआ है, भौतिक विज्ञान। मतलब कोई भी टीवी बनाया तो टीवी बनाने वाला जो व्यक्ति होगा वो फिजिक्स से या इंजीनियरिंग से रिलेट करेगा। ठीक है भाई, सो इसका उद्गम स्रोत भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग करते हुए अध्यापक और विद्यार्थी शिक्षण और अधिगम हेतु विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का यूज करेंगे और उपकरणों का निर्माण और उपयोग की चेष्टा करता हूँ। ऑल द ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होते हैं, जितने भी दृश्य श्रव्य या सहायक शिक्षण सामग्री जो होती है, ऑडियो वीडियो होता है, वो सारा का सारा एक्चुअल में इसमें हार्डवेयर कंसेप्ट में आ जाता है। ठीक है, सो अब दूसरा क्या है कि हमेशा ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट में है कि तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है ये। यानी इसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट है उसका यूज हम करते हैं। अब वहां पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि वहां पे प्रोसेस होगी, यानी प्रक्रिया होगी। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का यूज करना है, तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, टीवी है, कंप्यूटर है, या इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे प्रोजेक्टर होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट। वो उत्पाद होते हैं, उत्पाद जन्य जो अप्रोच होती है वो हार्डवेयर में आती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सॉफ्टवेयर तकनीकी द्वारा उत्पादित या निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री तकनीक तथा प्रविधियों को हार्डवेयर उपकरणों और मशीनों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब यही है कि हार्डवेयर जब तक हार्डवेयर के रूप में काम नहीं कर सकता, जब तक कि सॉफ्टवेयर के साथ उसको कंबाइंड नहीं कर लिया जाए। मतलब मैंने जो एग्जांपल बताया कि खाली बोर्ड पड़ा है आपके स्कूल में, तो वो बोर्ड खाली पड़ा है, वो अभी कुछ काम का नहीं है। अगर हमने उस पे कुछ लिख दिया, तब वो एक ऐसा कंसेप्ट बन गया जिसमें सॉफ्टवेयर भी है और अब वो हार्डवेयर के रूप में जाना जाएगा। जो विषय वस्तु आपने उस पे लिखी है वो सॉफ्टवेयर है, और अब पूरा बोर्ड जो है वो हार्डवेयर के रूप में कंप्लीट हो गया। तो इसमें वो ये कहता है कि ऐसी ऐसी मशीनों में जब आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को इंक्लूड कर लेते हो, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को शामिल कर लेते हो, तब वो एक हार्डवेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन देखिए। अब इसका आधार क्या है, बेस क्या है। ठीक है, इसका बेस है सर्विस। ठीक है, सेवा से संबंधित है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कोई व्यक्ति होता है जो आपको प्रोवाइड करवाता है कि ये आपका जो है पैकेट है, ये आप
आपने ऑर्डर किया था, ये आप ले लीजिए। तो वो एक तरह की सर्विस है। इस संदर्भ में इस तकनीक द्वारा शिक्षा जगत को उसी रूप में अपनी सेवाएं अर्पित की जाती है जिस रूप में वैज्ञानिक उपकरणों, टेलीफोन, विद्युत हीटर, पंखे, लैंप द्वारा हमारे दिन प्रतिदिन में जो भी सुधार आया है या जो हमारा ईज हुआ है, हम आसानी से कुछ कार्यों को कर सकते हैं। सो आप ये बोल सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सेवाओं का उपयोग जो है वही हार्डवेयर कंसेप्ट है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सेवाओं का यूज करना है आपको। एजुकेशन में हम जब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो वो जो उपकरण है हमारे पास वो सारे के सारे जो हैं वो हार्डवेयर अप्रोच में आ जाते हैं। और इसका आधार क्या है? इसका आधार सेवा है। ठीक है, एक बीच में क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को, ठीक है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को दोनों को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना या वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, साइकोलॉजिकल बेस जो है प्रदान करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू यूज देम। तो उसके लिए हम आगे कंसेप्ट आएगा वो पढ़ेंगे, उसका नाम होगा अनुभव संकुल। ठीक है, एक्सपीरियंस कौन होगा? एडगर डेल का। तो ये क्वेश्चन अलग से आता है, मैं बीच में बता देता हूं आपको। ठीक है, बीच में एक पेज तैयार करते हैं हम कि ईटी को या शिक्षा तकनीक को आप लिख सकते हो, शिक्षा तकनीकी को, ठीक है, शिक्षा तकनीकी को वैज्ञानिक आधार, शिक्षा तकनीकी को वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा तकनीक, अब शिक्षा तकनीक में दोनों चीजें आ गई। ठीक है, हार्डवेयर भी आ गया और सॉफ्टवेयर भी आ गया, तीसरा आ गया प्रणाली उपागम। तो शिक्षा तकनीकी को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया है? ठीक है, आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया है? तो आपका आंसर होगा, ठीक है, क्या आंसर होगा बोलिए? एडगर डेल। ठीक है, एडगर डेल। और इसका काम क्या है एडगर डेल का? इसका काम है एक्सपीरियंस कोन या अनुभव शंकु का निर्माण। क्या है बोलिए? अनुभव शंकु का निर्माण। अब ये क्वेश्चन अलग से भी बहुत बार आया हुआ है कि एक्सपीरियंस कोन, ठीक है, एक्सपीरियंस कोन जो है, एक्सपीरियंस कोन किसने, एक्सपीरियंस कोन है क्या? एक्सपीरियंस कोन ये है कि जो भी आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज करने वाले हो उसको प्रस्तुत करने का क्रम क्या होगा। ठीक है, वो किस तरह से पेश किया जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन डिटेल में ऐसे भी आते हैं कि आपके पास रेडियो भी है, आपके पास टीवी भी है, आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास बच्चों को फील्ड ट्रिप या भ्रमण पर ले जाने के मौके भी हैं। कौन सी चीज को आप पहले करोगे ताकि बच्चों का लर्निंग जो है या अधिगम की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। तो दिस इज द बेस, साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बेस। और वो किसका दिया हुआ है? एडगर डेल का। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए अनुभव शंकु। अब अनुभव शंकु किस चीज का है बताइए? टीचर का अनुभव शंकु है ये। ठीक है, शिक्षण का जो है अनुभव शंकु बोला जाता है इसे। और ये दिया था एडगर डेल ने। किसने दिया था? एडगर डेल ने। तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा तकनीकी को साइकोलॉजिकल बेस किसने दिया? तो वो दिया था एडगर डेल ने। तो आपका ये अलग से एक जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हार्डवेयर तकनीकी को सेवा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से संबंधित किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें उपकरण आएंगे, ठीक है, और यांत्रिक साधन आएंगे। तो वो कौन कौन से हैं? सो सबको पता है, रेडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, पुराने जमाने में जो वीडियो होता था वो है, स्लाइड्स और फिल्म प्रोजेक्टर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत हो जाना, स्लाइड नहीं, स्लाइड प्रोजेक्टर और फिल्म प्रोजेक्टर। समझ गए? स्लाइड अपने आप में जो स्लाइड है जिसके ऊपर आपने ब्लड का सैंपल डाला, समझ रहे हो आप? स्लाइड जैसे आपने कभी जब हम टेस्ट करवाते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं या जो डायग्नोस्टिक लैब में जाते हो तो वहां पे आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, या जब साइंस के बच्चे स्लाइड तैयार करते हैं, सक्शन कटिंग करते हैं और अपनी स्लाइड तैयार करते हैं, ठीक है, लैब में। और तो वो स्लाइड अपने आप में, ध्यान से सुनिए, स्लाइड जिसके ऊपर कुछ ना कुछ
कंटेंट हमने रखा है, चाहे वो ब्लड का स्ट्रिप बनाया आपने फैला के ब्लड को, या एक बच्चा साइंस का है उसने सेक्शन काट के स्लाइड पे कुछ रखा, ठीक है, सो वो स्लाइड अपने आप में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो स्लाइड अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर मानी जाती है। लेकिन जब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर उसको देखा जाएगा, तब वो माइक्रोस्कोप जो है वो हार्डवेयर बन जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओनली स्लाइड, अकेली स्लाइड क्या, जिस पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जिस पर कुछ बनाया हुआ है, वो तो अपने आप में सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे यूज करेंगे हम, तब माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, शिक्षण मशीन और कंप्यूटरों का नाम लिया जा सकता है, ठीक है भाई। अब आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को अपने क्रियान्वयन और अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु सॉफ्टवेयर तकनीकी की मदद की जरूरत पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि देखिए, दिस इज द डिफरेंस। कोई भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो होगी, वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में तभी काम कर सकती है जब उसके साथ सॉफ्टवेयर कंबाइंड होगा। अगर वो कंबाइंड नहीं है, तो फिर वो हार्डवेयर हमारे कुछ काम का नहीं है, फिर हम उसको एटी में यूज नहीं कर सकते। अभी हमने एग्जांपल लिया कि भी आपके पास माइक्रोस्कोप का यूज तभी है जब वो स्लाइड बनाई आपने, या परमानेंट स्लाइड आपके पास है, तभी आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप बोर्ड का यूज कर रहे हो, तो वो बोर्ड हार्डवेयर के रूप में जब काम करता है, तो उस पे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के रूप में लिखा होगा, तभी वो यूजफुल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए, चाहे तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, उसमें आप कोई कंटेंट नहीं दिखा रहे हो, तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि वो ईटी के रूप में काम लेना है हमें, ठीक है। रेडियो है, वो उसमें कोई आवाज नहीं आ रही है, टीवी में आपको कुछ दिख नहीं रहा है और आवाज नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है। एज ए, वो आप अलग तरीके से उसको ऐसे सोच सकते हो कि जी हमारे तो बहुत काम का है, लेकिन ईटी के रूप में हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रूप में हार्डवेयर तभी काम कर सकता है जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उसके साथ ऐड हो जाएगी। तो याद रखिए, सॉफ्टवेयर अकेला भी काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर तभी हार्डवेयर होता है जब उसके साथ सॉफ्टवेयर कंबाइंड हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो देख लीजिए, इसकी मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तकनीकी के बिना हार्डवेयर तकनीकी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। कंप्यूटर अपने हार्डवेयर मशीन रूप में उस समय अनुपयोगी और व्यर्थ हो जाता है जब तक कि पहले उसे किसी उपयुक्त सॉफ्टवेयर तकनीकी से चालू नहीं कर लिया जाए। अब आप कंप्यूटर का एग्जांपल दिया उसने, कि अगर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो आप उसका क्या यूज होगा, ठीक है। तो सेम चीज है कि कोई भी हार्डवेयर जब ईटी के रूप में काम में लिया जाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद भी किसी सॉफ्टवेयर से प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रस्तुत हार्डवेयर तकनीकी की सेवाएं सॉफ्टवेयर तकनीकी की मेहरबानी से प्राप्त हो सकती है। अगेन वही बात है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी पर डिपेंड रहना पड़ेगा आपको, तभी वो हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। सो फिर है, सातवां पॉइंट है कि हार्डवेयर तकनीकी का एक विशेष फायदा यह है कि इसे एक ही समय में बहुत से अधिगमकर्ताओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है, या मास मीडिया के रूप में इसको कम खर्चे और सीमित साधनों में जन शिक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो अच्छी तरह से किया जा सकता है। देखिए, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रभावशाली बनाने के लिए, हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, बच्चों के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, अब एक क्लासरूम के बारे में सोचिए, जिसमें हमेशा एक टीचर जाता है, बोर्ड का यूज करता है, और एक टीचर जाता है जो बोर्ड का यूज नहीं करता है। दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा, ठीक है। सो ऑल, एक तो ये हुआ कि टीचिंग लर्निंग को अधिक प्रभावशाली, मान लीजिए एक टीचर है, वो हमेशा मैथ का टीचर होता है या साइंस का टीचर होता है, आपने देखा होगा, सक्रियता से बोर्ड का यूज करता है, तो डेफिनेटली बच्चों का ध्यान जो है वो बोर्ड पे रहेगा,
और उससे हमारा टीचिंग लर्निंग इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आर्ट्स के टीचर भी बोर्ड का यूज करते हैं। अब अगर उसी क्लास में हम एक कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, या एक ऐसे बड़े सारे टीवी का यूज कर रहे हैं, या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द हार्डवेयर। और दूसरा हमारे लिए नेसेसिटी भी है। ये तो हुआ कि प्रभावशीलता बढ़ानी है, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि हाउ टू रीच वेरियस पार्ट ऑफ द रीजन और वेरियस पर्सन ऑफ द दैट रीजन। कैसे पहुंचोगे आप? जैसे आप ऑनलाइन जो टीचिंग का जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सो दे आर वेरी यूजफुल। क्यों है भाई? ठीक है, इसलिए है बिकॉज वो किसी ऐसे व्यक्ति के बच्चे के पास, ऐसे स्टूडेंट के पास भी अपनी रीच रखते हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा। सो मास कम्युनिकेशन के लिए, या बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, हम कोई ना कोई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा, ये तो चलो टीचिंग की बात है। आप एक गौर करिए कि धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसमें कोई संत महात्मा बाबा बोल रहे होते हैं, और फिर भी बहुत सारे वो लगे होते हैं, साउंड के सिस्टम्स लगे होते हैं ताकि बात वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, आप गौर करना, जब लोगों के यहाँ इधर उधर शादियां होती है तो बहुत तेज तेज वो बजाते हैं, तो वो क्या है? सो दिस इज द अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ भाई विवाह हो रहा है। ठीक है, तो लोगों को बताना है कि यहाँ देखो हम खुश हैं और हमारे यहाँ विवाह हो रहा है। ठीक है, आप जैसे भी इसको ले रहे हो। सो दिस इज द टेक्निक। ठीक है, अब लोगों तक अपनी बात पहुंचानी। कोई सिंगर होता है, कोई परफॉर्मर होता है, वो स्टेज पर गाना गा रहा होता है। सो आप सपोज करो कि वो साउंड सिस्टम का यूज ना करे, तो फिर इतने सारे जो लोग आए हैं उन तक उसकी बात नहीं पहुंच पाएगी। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी। तो वो हम क्यों यूज करते हैं? हमें तो क्लासरूम के बारे में सोचना है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, बच्चों के अभिप्रेरणा के स्तर को बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाएगा। रुचि रहेगी बच्चों की। ठीक है, इंटरेस्ट बने रहेगा क्लास। बिकॉज साइकोलॉजी ये बोलती है कि एक ही चीज पर बच्चों का जो अवधान होता है वो लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चों का तो अवधान और भी मुश्किल होता है। आप सबको पता है कि एवरेज साइकोलॉजी के हिसाब से एवरेज जो हमारा छोटे बच्चों का, जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, सो 2 to 3 मिनट, 2 से ढाई मिनट तक ही वो किसी एक विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बड़े बच्चे भी आपने देखा होगा कि टीचर को बड़ा मेहनत करनी पड़ती है बार बार, की अरे कहाँ देख रहे हो, इधर देख लो, मैं बोर्ड पे कुछ करवा रहा हूँ। उसकी जगह पर जब आप टीवी का या कोई स्क्रीन का यूज कर रहे हो, स्मार्ट टीवी का यूज कर रहे हो, सो डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, घर में जब वो अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे या जब देख रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो वो फिर कुछ नहीं देखते बाकी चीजों को, वो पूरा ध्यान कंसंट्रेट है। बिकॉज वो उस समय एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जो आप तक कंटेंट पहुंचा रही है। दूसरा इसका आधार क्या होगा? दूसरी चीज होगी मास मीडिया। ठीक है, जन साधन के रूप में अच्छी तरह से, खर्चा कम लगेगा आपका। ठीक है, कम खर्चे में और बहुत कम जो रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। सो दिस इज द आपका हो गया हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का अगला पॉइंट। देखिए, ठीक है, तो फिर वही बात होगी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षक और विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम संबंधी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आपके पास जब टीचिंग लर्निंग ऐड होती है कोई, तो आपका टीचिंग जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, आप अच्छे तरह से डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, और शिक्षा में होने वाले व्यय को भी इससे कम किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया उसने कि एक बड़े हॉल में एक टीचर पढ़ा रहा है, तो हार्डवेयर तकनीक का प्रयोग करके, जैसे माइक्रोफोन का, स्लाइड का और फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग करके, उनकी सेवाएं लेकर एक ही समय में एक बड़े विद्यार्थी समूह को अपनी जो है वो टीचिंग प्रोवाइड करवा सकता है। हाँ, कोई मतलब लिमिट नहीं है उसकी, कितने ही बच्चों तक अपनी अब बात आप पहुंचा सकते हो थ्रू हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये हमारा हुआ।
अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर जाने से पहले हमें ये सोचना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के जो हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ग्रेड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लेते हैं, ठीक है। सो एक डार्क कलर लेते हैं। वैसे सबसे पहला जो हमारा जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, वो जो है वो बोला जाता है, जो सबसे पहले काम में लिया गया वो था, ठीक है, अ, जादुई, ठीक है, जादुई लालटेन, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। जादुई लालटेन, ठीक है, जादुई लालटेन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है वो बोला जाता है जादुई लालटेन बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, वन सेकेंड, हाँ, हाँ, जादुई लालटेन है, या इसको हम बोलते हैं माया दीप। क्या बोलते हैं? माया दीप, ठीक है। माया दीप है क्या ये? अब ये चीज है जो एक तरह से एक पहला इंस्ट्रूमेंट है, जादुई लालटेन जो है वो पहली चीज तो ये हार्डवेयर है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई छोटा सा डायग्राम है, कोई छोटी सी चीज है, वो आपको बड़ी करके पूरी क्लास को दिखाना है, ठीक है। या बड़े स्क्रीन पे कुछ दिखाना है। तो अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब 1950 के आसपास ऐसी बहुत सारी टेक्निक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तब हम क्या करते थे कि सबसे पहले ये जो छोटी विषय वस्तुएं थी, ठीक है, उन छोटी विषय वस्तु को एक शीट आती थी, उस शीट को बोला जाता था ट्रांसपेरेंसी, अभी भी आती है, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होगी, वो कैसी होगी? पारदर्शी होगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बोलते थे। अब आप उसको सिंपली समझ सकते हो कि आपने घर में अपने जब कोई बीमार पड़ता है तो एक एक्सरे आता है वो, ठीक है, एक्सरे स्लाइड आपने देखी होगी। सो उस तरह की जो है वो एक सेलुलर की स्लाइड होती थी, ठीक है। सेलुलर एसीटेट नाम का पदार्थ होता है, उससे बनती है वो शीट, ठीक है। सेलुलर एसीटेट नाम का पदार्थ होता है, उससे वो शीट बनती है जो आप एक्सरे शीट के रूप में जानते हैं, ठीक है। सो अब होगा क्या कि उसके ऊपर आपने, इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आपने कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर दिया। अब ये जो होगी, ये जो ट्रांसपेरेंसी होगी, इसको हम जादुई लालटेन का जो बेस होगा उस पे लगाएंगे, और फिर वो उसमें एक लेंस होता है, दैट इज उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, उसकी मदद से उसको आवर्धित करके यानी बड़ा करके क्लासरूम को दिखाया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट कि जादुई लालटेन क्या है भाई। तो आपको घबराना नहीं है कि नाम इसका इसलिए रखा गया था क्योंकि ये शुरू शुरू में बच्चों को बड़ा लगता था कि अरे इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। तो एक तरह से जादुई लालटेन या मायादीप इसका नाम बोला जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी दैट इज पॉपुलरली यूज्ड, ठीक है। अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि सबसे पहले शिक्षा तकनीकी में मशीनों का यूज किसने किया, तो वो तो फिर वो सिडनियल प्रेस से तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कक्षा कक्ष परिस्थितियों में सबसे पहले हार्डवेयर कौन सा था जो यूज किया गया, तो वो था जादुई लालटेन। इसमें होता क्या है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी शीट बनाई जाती है, उस ट्रांसपेरेंसी शीट पर जो है मार्कर से कुछ बनाते हैं हम डायग्राम्स, और फिर उस ट्रांसपेरेंसी शीट को जादुई लालटेन नाम का उपकरण आता है, ठीक है। उस उपकरण में हम जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रखते हैं, उस तरह से उसको ट्रांसपेरेंसी शीट को रखते हैं, और फिर उसको ऑन करते हैं तो वो आपको बड़े रूप में दिखाई देती है। सो दिस इज द फर्स्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी दैट इज पॉपुलरली यूज्ड इन क्लासरूम्स, ठीक है। तो जादुई लालटेन हो गई है, ठीक है, जादुई लालटेन हो गई। अब जो दूसरा हमारा जो टेक्निक होगा, दूसरी हमारी जो टेक्निक है उसका नाम है एपीडायस्कोप, ठीक है। एपीडायस्कोप दूसरा हमारा जो टेक्नोलॉजी होगा वो है एपीडायस्कोप।
ठीक है, एपिडायस्कोप, ध्यान से देखिए, एपिडायस्कोप क्या है, ठीक है। सो एपिडायस्कोप, एपिडायस्कोप, ठीक है। एपिडायस्कोप क्या है? अब सपोज करिए कि आपने एक ट्रांसपेरेंसी शीट बनाई, फिर उसको जादुई लालटेन नाम के उपकरण में रखा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो हमारे हमें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमें बच्चों को बड़ा करके दिखानी है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, जो पारदर्शी नहीं है, जो अपारदर्शी विषय वस्तु है। जैसे मान लीजिए पेज है, आप किसी बुक किताब पढ़ा रहे हो और आपको लगता है कि अरे ये किताब में ये एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र को मुझे बड़ा करके दिखाना है, या जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, अगर ये सबको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, सो पूरा का पूरा पेज जो अपारदर्शी पेज होता है, उस तरह की चीजों को दिखाने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको बोला जाता है एपिडायस्कोप। तो इसमें क्या होगा कि पारदर्शी, इसमें दोनों काम होंगे, पारदर्शी, ठीक है, वह अपारदर्शी, ठीक है, दोनों प्रकार की विषय वस्तुओं को दर्शाने के लिए जिस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उससे बोला जाता है एपिडायस्कोप। क्या बोला जाता है? एपिडायस्कोप उपकरण बोला जाता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो एपिस्कोप होता है, सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाए कि केवल अपारदर्शी को दिखाना है, आपको केवल अपारदर्शी चीजों को बड़ा करके दिखाना है, तब आपका जो उपकरण होगा उसका नाम होगा एपिस्कोप। क्या नाम होगा बोलो? एपिस्कोप, ठीक है भाई। सो डिफरेंस क्या है? ये तो दोनों है, एपिडायस्कोप मींस इसमें आप दोनों तरह की ये चीजें यूज कर सकते हो। पारदर्शी कोई विषय वस्तु है जैसे स्लाइड है, उसका यूज भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप स्लाइड होती है वो इस तरह से फ्लिंट कांच की बनी हुई है, तो उसमें लाइट जो है वो आर पार हो जाती है। लेकिन कोई ऐसी चीज है, कपड़ा है, मान लीजिए कपड़े के ऊपर प्रिंट बना हुआ है, वो आपको बड़ा करके दिखाना है, तो वो अपारदर्शी है। तो उस कंडीशन में अगर अपारदर्शी चीजों को बड़ा करके दिखाना है, तब तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? एपिस्कोप। क्या नाम होता है भाई? एपिस्कोप। और अगर डायस्कोप, फिर क्या हो गया? डायस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। डायस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट हो गया जो क्या दिखाएगा बोलिए? वो सिर्फ दिखाएगा पारदर्शी को, इसको दर्शाएगा, पारदर्शी विषय वस्तुओं को दर्शाएगा, ठीक है। और जब दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एपिडायस्कोप हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट्स, फर्स्ट जादुई लालटेन, दूसरा है एपिडायस्कोप, ठीक है। ये दो ऐसे उपकरण हैं जो जनरली क्लासरूम्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो अब सिंपल है, इसके अलावा आपने कभी नाम सुना होगा प्रोजेक्टर, तीसरा नंबर पे है, ठीक है। प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर जैसे जो आपको जो मूवी देखने जाते हो आप, तो आप देखोगे कि वहां से लाइट जो है वो पर्दे के ऊपर डाली जाती है और मैग्नीफाई हो जाती है, आवाज उसमें इम्पोज कर दी जाती है, सो दैट इज प्रोजेक्टर, ठीक है। इस तरह से आजकल तो सिंपल जो डिजिटल प्रोजेक्टर आते हैं वो आप पर्दे के ऊपर या दीवार के ऊपर जो है वो दिखाते हो। सो प्रोजेक्टर है। क्लासरूम में जो काम आने वाले प्रोजेक्टर शुरू शुरू में आए थे उनको बोला गया था OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्ट। अब ये नाम कहाँ से आया है बोलिए? ये आया है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चों के, स्टूडेंट्स के सिर के ऊपर से, मतलब जो है दीवार के ऊपर कुछ दिखाया जाएगा जो हम आराम से सभी बच्चे उसको देख सकते हैं, लास्ट बच्चे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया सिरोपरि, ओवरहेड, ठीक है। मतलब सर के ऊपर से, सिरोपरि, ठीक है, प्रक्षेपण यंत्र बोलेंगे हम उसे, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है भाई। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है। इसके अलावा तो अब जैसे सारे, मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो इसके अलावा तो जो है रेडियो, टीवी, ठीक है, रेडियो है, ठीक है, रेडियो, ठीक है, टीवी, आपका सिनेमा हो गया, ठीक है, सिनेमा हो गया, ये जो चीजें होती है, सीसीटीवी कैमरा हो गए, ठीक है, हो गए, कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में काम में आते हैं,
ठीक है। सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, originated from physics and engineering rules और concepts, वहां से निकले हैं ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का यूज करके। दे आर द मीडियम, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, दे आर द इंटरमीडिएटर। वो एक तरह से मिडल मैन है, मतलब मिडल मैन नहीं है, आप समझ लीजिए कि भाई कोई भी उपकरण, कोई भी साधन, कोई भी व्यक्ति जो आप तक किसी बात को, किसी कंटेंट को, किसी विषय वस्तु को पहुंचा रहा है, वो अपने आप में हार्डवेयर है। टीचर भी अपने आप में हार्डवेयर है, बिकॉज उसके पास कुछ ना कुछ कंटेंट है और वो कंटेंट आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है। सो मीडियम मैन या मिडिल मैन जितने भी होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो कोई टीचर हो, वो ऑल आर द हार्डवेयर। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो ये है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी हार्डवेयर तब तक हार्डवेयर नहीं है जब तक कि वो सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम नहीं करता है। ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट हुआ। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। अब हम कहाँ चलते हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने पहले कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को हम जो है वो एक तरह से ईटी सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षा तकनीकी सेकंड बोला जाता है। मैं फिर से बोल देता हूं कि इसे हम ईटी सेकंड बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा तकनीकी सेकंड। ये क्या है? ठीक है। तो इसका उद्गम स्रोत क्या होगा? वहां तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग था, जबकि इसका स्रोत होगा मनोविज्ञान। कहां से होगा? मनोविज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान होगा। सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइकोलॉजी और टीचिंग लर्निंग कंटेंट, और सॉरी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से है। तो साइकोलॉजी से इसका जन्म हुआ है। ठीक है। इस प्रकार की तकनीकी में अधिगम मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए ऐसे सॉफ्टवेयर तकनीकी प्रविधियों और सामग्री का निर्माण किया जाता है जिसके उपयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सहज और प्रभावशाली बन जाए। अब इसमें ये देख लीजिए आप, सॉफ्टवेयर तकनीक, ठीक है, या प्रविधियों। ठीक है, प्रविधियों। सपोज करिए कि एक टीचर है, वो एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए ऐसी कोई प्रविधि बनाता है, ऐसी कोई प्रोसीजर बनाता है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। सो वो विषय वस्तु जब अलग रूप में पेश की जा रही है, तो वो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करती है। अगर वो सीधा भी बोले तब भी वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर वो उसको यहां पर जो शब्द दिया उसका मतलब बता रहा हूं कि प्रोसीजर वाइज जो जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी चीज को करने के या सीखने के, वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। तो वो याद रखना है। और कोई ऐसा कंटेंट होगा, सामग्री का मतलब यहाँ पर कंटेंट है, मतलब जैसे स्लाइड बनाई आपने ब्लड की, तो वो उस समय सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो वो है सामग्री, आप बोलोगे कि अरे ये कोई न कोई मटेरियल है, लेकिन उस समय वो क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको ये बात। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये एक प्रक्रियाजन्य उपागम होता है। अब देखिए वहां पे क्या था? उत्पाद जन्य था। हार्डवेयर क्या था? प्रोडक्ट था। और ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये उत्पाद नहीं है। ठीक है ना? ये एक्चुअल में एक प्रोसेस है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के रूप में काम करेगा। ठीक है। इससे प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम हेतु शिक्षण अधिगम तकनीक, प्रविधियों और सामग्री का उत्पादन किया जाता है। यही उत्पादन हार्डवेयर उपकरणों द्वारा काम में लिया जाता है। मतलब प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस को जब आप प्रोडक्ट के साथ मिलाओगे तो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा, और उससे आप अपने टीचिंग को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते। सो वी हैव वन प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट है ना? कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर है, उधर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया, और उस सॉफ्टवेयर को हमने हार्डवेयर में डाल दिया। सो कंबाइनिंग देम, और उससे आपका बन गया ईटी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पूरा का पूरा हमारा काम कर रहा है उस बेस पे। ठीक है। सॉफ्टवेयर तकनीकी, हार्डवेयर तकनीकी अप्लाइड इंजीनियरिंग की तरह अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से अर्पित नहीं करती है। इसका कार्य तो ऐसी शिक्षण अधिगम विधियों, ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन आएगा, अधिगम की विधियां क्या हैं? तो अधिगम की विधि अपने आप में सॉफ्टवेयर है।
ऐसी अधिगम विधियों, युक्तियों, कोई तकनीक बनाई है आपने, और सामग्री का निर्माण करना होता है जिससे हार्डवेयर उपकरणों द्वारा काम में लिया जाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा या उत्तरदायित्व निभाया जा सकता है। ठीक है, सो अगेन हम कुछ बनाते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं हम, और उस बनाई हुई चीज को डिलीवर करने के लिए आपके पास हार्डवेयर जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपने चार्ट बनाया, चार्ट पे जो कुछ बना हुआ है वो अपने आप में सॉफ्टवेयर है, पूरा का पूरा चार्ट उस समय सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अगर वही चार्ट को आपने मान लीजिए एपिडाइस्कोप के नीचे रख दिया, तो वो चार्ट पे बनी हुई चीज सबको दिखाई दे रही है, बड़ा करके दिखाई दे रही है, तब उस समय वो जो एपिडाइस्कोप है वो तो हार्डवेयर है, और उस वो जिसके नीचे जो हमने चार्ट रखा है वो चार्ट अपने आप में सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट हुआ कि ये जो है वो प्रोसेस है एक तरह की। फिर सॉफ्टवेयर तकनीकी द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में हम अभिक्रमित अधिगम पैकेज बना सकते हैं, प्रोग्राम्ड, ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग पैकेज बोलते हैं जिसको, जिसका जिक्र हमने पहले किया। ठीक है, किसने दिया था बताइए, शुरुआत किसने करी थी, बीएफ स्किनर ने, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है वो स्किनर का दिया हुआ है। सो अधिगम मनोविज्ञान द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम तकनीक, प्रविधि और उसके व्यवहारात्मक स्वरूप के रूप में चार्ट, अब ये एग्जांपल्स हैं, चार्ट, चित्र, मॉडल्स, स्लाइड्स, ऑडियो और वीडियो कंटेंट या कैसेट, सॉफ्टवेयर पैकेज आदि को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है भाई। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, चार्ट है, मॉडल है, आपका कार्टून्स है, व्यंग चित्र बोलते हैं जिनको, ग्लोब है ना, ग्लोब हो गया आपका, न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गई, किताब हो गई, वो सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बिकॉज दे डिलीवर, सो दे आर द कंटेंट, सॉरी, दे आर द कंटेंट, वो विषय वस्तु है, और जो विषय वस्तु होगी वो हमेशा सॉफ्टवेयर होगी, ठीक है। तो ये है, समझ में आ गया। फिर है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी से उत्पादित और निर्मित शिक्षण अधिगम तकनीकें और सामग्री तभी उचित प्रभाव छोड़ पाती है जब इन्हें हार्डवेयर तकनीकी का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए वहां पे ये हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर हार्डवेयर के रूप में तभी उपयोगी है, भी वैल्यूबल है जब उसमें सॉफ्टवेयर काम करेगा। अगर उसमें सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो उस हार्डवेयर का हमारे लिए ईटी के रूप में कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट है, अंतर जो है वो समझना है कि सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के भी काम कर सकता है, ठीक है, बिना हार्डवेयर के भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है तो हमारी टीचिंग और लर्निंग ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अब दो डिफरेंस है, हार्डवेयर इज ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट अपॉन सॉफ्टवेयर, अनिवार्य रूप से वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो अनिवार्य रूप से हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अगर उसे हार्डवेयर के रूप में, हार्डवेयर के साथ मिलाकर हम काम में लेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो परंतु इसके लिए हार्डवेयर उपकरणों की मदद लेना हर हाल में आवश्यक नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, आपको ध्यान रखना है कि ये ऑब्लिगेशन नहीं है आपके सामने। इस प्रकार की तकनीकी हार्डवेयर तकनीकी के बिना भी शिक्षण अधिगम के लिए काम में ली जा सकती है, कोई भी चीज जो है वो उसके बिना भी करवाई जा सकती है। जैसे आप किसी चार्ट, चित्र और अभिक्रमित अधिगम पैकेज का बिना किसी मशीनी उपकरण के भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग में ला सकते हैं। आपने चार्ट बना के क्लास में टांग दिया, सो दिस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। अब है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी द्वारा हार्डवेयर तकनीकी में प्रयुक्त जनसंपर्क तथा जन शिक्षण साधन जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि की तरह शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का कार्य नहीं किया जा सकता है। वो मास मीडिया के रूप में या मास के रूप में यूजफुल नहीं हो सकती है, बिकॉज वी हैव, हमारे पास उस तरह का उसमें उपकरण नहीं है। जब वो उपकरण के रूप में के साथ मिलाकर काम में लिया जाएगा तब वो पूरी मतलब उसका दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। सो दीज आर द कंसेप्ट्स, समझ गए।
बस उसके बाद में लास्ट ये है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी भी अपनी तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे चित्र, ग्राफ, आरेख और चार्ट के उपयोग से अध्यापक अपने शिक्षण में उपयुक्त जान डाल सकता है, परंतु इसके प्रयोग से हार्डवेयर तकनीकी की भी सहायता ली जाए तो वो और अच्छी तरह से मतलब उसको समझ में आ जाएगा बच्चे को। ठीक है, तो इस प्रकार सॉफ्टवेयर तकनीकी हार्डवेयर तकनीकी से उपलब्ध शिक्षा सेवाओं में सदैव पीछे ही रहती है। मतलब हार्डवेयर जो है वो दे आर मोर सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर जो है उसका दायरा छोटा होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब इस चीज को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। हम हमें ये समझना है कि जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपके पास कि सबसे ज्यादा काम में आने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा काम आने वाला जो हार्डवेयर है, सॉरी, सबसे ज्यादा काम आने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सबसे ज्यादा काम आने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है? ठीक है, सॉफ्टवेयर है तो वो होगा चार्ट। क्या होगा? चार्ट। समझ गए? सो हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि चार्ट जो है ना वो किस तरह से है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, कि किस तरह से चार्ट काम आ सकते हैं। ठीक है, सो पहला है जो चार्ट है उसका पहला जो टाइप है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, पहला जो चार्ट है उसको हम बोलते हैं वृक्ष चार्ट। क्या बोलते हैं? वृक्ष चार्ट, ट्री चार्ट। क्या बोलेंगे? ट्री चार्ट। ठीक है, तो किसी भी चीज के बहुविध विकास को दर्शाने के लिए या बहुत सारी चीजों को बहुविध विकास को दर्शाने के लिए या बहुविध सामग्री को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि भारत, ठीक है, कि भारत के उद्योग को दर्शाने के लिए, ठीक है, उद्योगों के विकास को दर्शाने के लिए आप क्या करोगे? सो आप एक ट्री चार्ट बनाएंगे, ट्री चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एक साइड में आपने आयात दिखा दिया, एक साइड में आपने निर्यात दिखा दिया। इस तरह से जब आप दिखाते हो, ठीक यही चीज है। एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी की वंशावली दिखानी होती है आपको, ठीक है, वंशावली दिखानी होती है, तब भी आप जो है वो ट्री चार्ट का यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा लोग ऐसे दिखाते हैं कि जी ये हमारा जो है ग्रैंडफादर का वो था, ठीक है, वहां से हम आए थे, और वो उस आदमी की फोटो बना दी, फिर उस आदमी के जैसे 5 बेटे हुए, 2 बहनें हुई, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके ये था, उसके ये था। सो दिस इज द पिडिग्री, जो वंशावली दिखाई जाती है उसका यूज जो है उसको दिखाने के लिए भी हम ट्री चार्ट का यूज जो है वो कर सकते हैं। या किसी भी इंस्टीट्यूट के अलग अलग ब्रांच को दर्शाने के लिए हम ट्री चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सिंपल क्वेश्चन बन जाए तब आपको इस तरह से करना है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा हमारा जो पार्ट है कि दूसरे प्रकार के जो चार्ट होते हैं उनको बोलते हैं समय चार्ट, टाइम चार्ट। क्या बोलते हैं? टाइम चार्ट। दूसरे नंबर पे आ जाएगा टाइम चार्ट। तो टाइम चार्ट क्या होता है कि कालक्रम को दिखाना है, आपको किसी कालक्रम को दिखाना है, टाइम को दर्शाना है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव और ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव या सम अदर प्रोस्पेक्टिव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक राजा है या कोई राजवंश है, उसको आपको दिखाना है कि जैसे मान लीजिए कि ये भाई इतने 270 बीसी पहले, सॉरी एसी पहले उसका जन्म हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में वो जो है राजगद्दी पर कब बैठा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया, कुछ भी 150 या जो भी आप दर्शा रहे हो टाइम के अकॉर्डिंग। फिर उसने यह युद्ध लड़ा, फिर उसने यह युद्ध लड़ा, फिर यह युद्ध लड़ा। सो टाइम के अकॉर्डिंग जब आप बना रहे हो इस तरह से, तो उस चार्ट को क्या बोला जाएगा? टाइम चार्ट। कालक्रम के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से जब चीजों को प्रस्तुत किया जाता है, तब वो जो चार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं टाइम चार्ट। ठीक है, फिर तीसरा जो चार्ट होता है उसको फ्लो चार्ट बोला जाता है। तीसरे प्रकार के जो चार्ट होते हैं उनको बोलते हैं प्रवाह चार्ट। क्या बोलते हैं? प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या होगा? इसमें किसी भी प्रकार की विचारधारा को
विचारधारा को दर्शाना है आपको, ठीक है? विचारधारा को दर्शाना है, या किसी भी प्रकार के आंदोलन को दर्शाना है, या फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के जैसे राजवंश को दर्शाना है, या किसी राजवंश की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को दर्शाना है, तब हम इस प्रकार के चार्ट का यूज जो है वो करते हैं। तो कैसे होता है, आप देखो फ्लो चार्ट होता है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि भी मुगल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, तो यहाँ हम मुगल काल लिखेंगे, ठीक है? मुगल काल लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हम ऐसे बनाएंगे कि भाई जो बाबर था, ठीक है, बाबर के समय के कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई, पुस्तकें कौन कौन, अब इसको ऐसे बांट सकते हो आप, पुस्तकें, बुक्स, बुक्स कौन कौन सी थी, है ना? मस्जिदें, मंदिर कौन कौन से बनाए गए, ठीक है? उसके बाद में दूसरा राजा आ गया, ठीक है? दूसरा राजा आ गया तो उसके समय पे क्या क्या हुआ, आगे फ्लो बनता जाएगा, ठीक है? उसके बाद में तीसरा राजा आ गया, उसके समय पे क्या क्या हुआ। सो दिस इज द फ्लो, ठीक है? एक फ्लो बनता जाएगा आप। तो इस तरह से जब आप किसी चीज को शो करते हैं, तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसमें कोई भी कंसेप्ट को दिखाना होता है आपको, या किसी राजवंश की उपलब्धियां दर्शानी होती है, कोई मूवमेंट को दर्शाना होता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, तो उसको दर्शाने के लिए कि इसके बाद में ये आया, इसके बाद में ये आया, उसने ये किया, ठीक है? तो वो जो स्टडी होती है वो फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाई जाती है, ठीक है? उसके बाद में चौथे नंबर के जो चार्ट होते हैं उसको बोलते हैं इश्यू चार्ट, या समस्या। 4 नंबर के जो चार्ट हैं वो ध्यान रखना है, समस्या किसी इश्यू को दर्शाते हैं, ठीक है? समस्या किसी इश्यू चार्ट बोलते हैं। अब इश्यू चार्ट क्या होगा कि ये इस प्रकार के चार्ट होंगे जो किसी समस्या को दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण है, ठीक है? उसको दर्शाने के लिए बनाए जाएंगे, और या तो फिर किसी कंसेप्ट को जो इश्यू के रूप में काम करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मृदा की संरचना समझानी है, ठीक है? तो बच्चा जो है वो चार्ट में क्या क्या बनाएगा कि जैसे ये ऊपर वाली परत में ये मिट्टी का नाम क्या है, दूसरे वाली परत में मिट्टी का नाम क्या है, तीसरी परत में क्या नाम है, फिर ये नीचे जो है अंडरग्राउंड वाटर आ गया या पेट्रोलियम आ गया, ठीक है ना? इस तरह से। तो अब ये जो चार्ट बना है इसको हम इश्यू चार्ट बोलते हैं, ठीक है? ध्यान देना, नाम इसका इश्यू है, लेकिन इश्यू हमेशा समस्या के रूप में नहीं बनाया जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम को भी दर्शा सकता है, और ऐसी कोई चीज जो मतलब एक कंसेप्ट के रूप में हो, संप्रत्यय के रूप में हो, उसे भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे इसी में एग्जाम्पल हो सकता था कि भाई पेट्रोलियम आपको मिलता है तो पहले कौन सी चीज मिली, फिर कौन सी चीज मिली, वो जो चीज है, या कोई जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण से संबंधित कोई भी कंसेप्ट है, उसको दर्शाने के लिए भी आप इश्यू चार्ट का निर्माण जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में अगला जो चार्ट होता है उसको बोलते हैं टेबल चार्ट, ठीक है? टेबल चार्ट बनाया जाता है, तालिका चार्ट, ठीक है? टेबल चार्ट बनाया जाता है, ठीक है? तो इसमें जो है वो हम कोई ना कोई टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के हिसाब से फिर हम उसको दर्शाते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप चार्ट बना रहे हो, और उसमें आपने जो है वो कि भाई 1930 से लेकर 1940 के बीच में भारत की जनसंख्या जो थी वो इतने करोड़ थी, 1940 से लेकर 1950 के बीच में इतनी करोड़ थी, ठीक है? तो ये जो चीज होगी इसको जब आप चार्ट पे दिखाओगे तो वो कम हो जाएगा, आपका तालिका चार्ट हो जाएगा, या मतलब आप टेबल चार्ट के रूप में दर्शाएंगे इसको, ठीक है? उसके बाद में जो लास्ट के चार्ट होते हैं वो पिक्चर फॉर्म में होते हैं, चित्रों के रूप में होते हैं। जैसे किसी चार्ट पर मान लीजिए आपने ताजमहल का या मुगल काल की किसी इमारत का फोटो बनाया, और वो हम चार्ट के रूप में यूज करते हैं, सो उसको बोलते हैं पिक्चोरियल चार्ट या चित्रात्मक चार्ट, ठीक है? सो दीज आर द चार्ट्स। ये हमारा मैंने फिर बता दिया कि जो चार्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा काम आने वाले जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो बोले जाते हैं। तो चार्ट के अलावा हमारे पास है दूसरी जो चीज है चार्ट के अलावा, वो है रेखा चित्र, ठीक है, या डायग्राम्स बोला जाता है। कि जब भी किसी कंसेप्ट को किसी संकेतात्मक चित्र के रूप में, लाइन के रूप में, किस रूप में, लाइन के रूप में आपको दर्शाना होता है, तो उससे हम रेखा चित्र या डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डायग्राम बोलते हैं। साइंस में जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे जो है वो डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम्स होते क्या है, लाइन है, एक तरह से लाइन है, रेखाएं बनाई जाती है। उन रेखाओं के द्वारा आप जो है अपनी विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी डायग्राम बनाते हैं बच्चे, जैसे हृदय का चित्र बनाया उन्होंने, सो कंप्लीट तो बनेगा नहीं, वो उसको सिर्फ हम जो उसके जो वर्ड्स हैं, जो संकेत हैं, वो हम उसमें दर्शाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम जो होता है वो रेखा चित्र बोला जाता है। ठीक है, लाइन के रूप में होगा। इसी तरह से हमारे पास फोटोग्राफ्स होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के रूप में काम करते हैं। कोई भी फोटोग्राफ होगा वो जो है, ठीक है, काम करेगा। आपके पास मॉडल होते हैं, मॉडल होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? प्रतिरूप होते हैं। आप किसी बड़े जानवर को सीधा तो बच्चों को दिखा नहीं सकते, तो उसका कोई प्लास्टिक का बना हुआ मॉडल होगा या किसी और सामग्री का बना हुआ मॉडल होगा, जिससे वो विषय वस्तु जो है वो बच्चों को समझ में आ जाएगी। इसी तरह से होता है ग्लोब। ठीक है, विश्व का या भारत का, या आप ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब भी अपने आप में क्या है, बोलिए, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में जो है वो काम करता है। ठीक है, और अगर आपको एक और होता है कि कोई भी चीज इनडायरेक्टली दर्शानी होती है, ठीक है, संकेत के रूप में दर्शानी होती है, तब हम उसे पोस्टर के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? पोस्टर के रूप में बनाते हैं। ठीक है, पोस्टर क्या है, सेम चार्ट की तरह होता है, लेकिन उसमें बस संकेत होते हैं। सिंबॉलिक रूप फॉर्म में बनाओगे आप, संकेत के रूप में बनाओगे, और साथ साथ में उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे उदाहरण के तौर पे हमें पर्यावरण प्रदूषण है, तो पेड़ का चित्र बना के और फिर उसके हाथों में दिखा दिया कि हमें पेड़ों को बचाना है। सो द पोस्टर्स आर मॉडिफाइड चार्ट्स। पोस्टर जो होते हैं वो मॉडिफाइड चार्ट के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बताया आपको, स्लाइड जो होती है, स्लाइड जिसके ऊपर कुछ बना हुआ होगा वो सॉफ्टवेयर है। स्लाइड जिसके ऊपर कुछ बना हुआ होगा वो सॉफ्टवेयर है। किताब जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। न्यूज़पेपर है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, न्यूज़पेपर है वो अपने आप में सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टीचर जब पढ़ा रहा है तब भी वो सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। टीचर जब पढ़ा रहा है तब भी वो सॉफ्टवेयर के रूप में काम कर रहा है। इसी तरह से जब हमने जादुई लालटेन पढ़ी थी, तो एक शब्द यूज किया था, ट्रांसपेरेंसी। क्या यूज किया था? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो शीट बनाते हैं हम, है ना, जो शीट बनाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी भी अपने आप में, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ टॉपिक को। हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ईटी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये अप्रोच नहीं लगानी है कि जिसे छुआ जा सकता है या कंप्यूटर वाला जो होता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में दो तरह की हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर जो होते हैं वो हमेशा मिडल के रूप में काम करते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं, वो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। आप ये बोल सकते हो कि वो ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जो मीडियम के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, कि अब जो टीवी है अगर उसमें कंटेंट नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। सो सेम, टीवी एक हार्डवेयर के रूप में काम कर रहा है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर के रूप में काम कर रहा है, और उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, कोई लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज जो है वो अपने आप में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में कार्य करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं फिर से बता दूं, ईटी फर्स्ट बोला जाता है हार्डवेयर को, ईटी सेकंड बोला जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को, और सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम को ईटी थर्ड कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।